एक अजीब सी बात है ना। हम शायद उस जनरेशन से हैं जो अपने मतलब माता पिता से कहीं ज्यादा कमा रही है। अच्छी नौकरी है, सैलरी भी टाइम पर आती है, घर में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन लेकिन फिर भी महीने के आखिर में वो बेचैनी, वो फाइनेंशियल एंजाइटी, वो जस की तस है। ऐसा क्यों है कि ज्यादा कमाने के बावजूद फाइनेंशियल फ्रीडम एक एक दूर के सपने जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम एक ट्रेडमिल पर हैं, तेज भाग रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। और ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन, एक बहुत ही आम अनुभव है। इसे ही अक्सर मिडिल क्लास ट्रैप कहा जाता है। एक ऐसा अदृश्य जाल जो हमारी आदतों, हमारी सोच और समाज के दबाव से बुना गया है। बिल्कुल। और इसी जान को समझने के लिए आज हमारे पास यूट्यूब चैनल बुकपीडिया फाइनेंस के एक बहुत ही शानदार वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। ये उन सच्चाइयों को सामने लाता है जो हमें स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाई गई। तो चलिए आज इसी पर एक गहरी चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेहनत और अच्छी इनकम के बावजूद मिडिल क्लास अमीर क्यों नहीं बन पाता। वो कौन सी सोच है जो हमें इस चक्र में फंसाए रखती है। चलिए शुरू करते हैं। इस विश्लेषण का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा आइडिया इस धारणा को तोड़ता है कि अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मेरी सारी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, ये तो हम सबकी डिफॉल्ट सेटिंग है। लगता है कि बस अगला प्रमोशन मिल जाए या सैलरी 20% बढ़ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये होता क्यों नहीं है? क्योंकि होता क्या है ना, ज्यादातर मामलों में बढ़ी हुई आय प्रॉब्लम का सलूशन नहीं बनती, वो बस प्रॉब्लम का एक नया वर्जन बन जाती है। नया वर्जन? वो कैसे? यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न है जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे ही हमारी इनकम मान लीजिए 30,000 से 80,000 होती है, हमारा लाइफस्टाइल भी उसी रेशियो में अपग्रेड हो जाता है। जो चीजें पहले लग्जरी थी वो अब जरूरत बन जाती हैं। बड़ा घर, बेहतर कार, महंगे गैजेट्स। मतलब वित्तीय तनाव वही रहता है, बस खर्चे बड़े हो जाते हैं। 30,000 में भी महीने के आखिर में जीरो बैलेंस था और 80,000 में भी वही कहानी है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि आपकी इनकम एक नल की तरह है। जब तक नल खुला है, पानी आ रहा है और बाल्टी भर रही है, लेकिन हमने बाल्टी में इतने छेद कर दिए हैं, ईएमआई, सब्सक्रिप्शन, अपग्रेडेड खर्चे, कि पानी रुक ही नहीं रहा। जिस दिन कंपनी ने वो नल बंद कर दिया तो बाल्टी खाली। हाँ, आपके पास पानी का कोई दूसरा सोर्स नहीं है। आप पूरी तरह उस एक नल पर निर्भर है। इसी को इनकम डिपेंडेंसी कहते हैं। इस सोर्स में इसे एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। सोने का पिंजरा। बाहर से देखने में सब कितना चमकदार और सफल लगता है। बढ़िया कार है, अच्छा घर है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन असल में ये कैद है, क्योंकि अगर एक महीने भी सैलरी रुकी तो ये पूरा सोने का महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और यहीं पर वो क्रूशल सवाल आता जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या मेरी बढ़ती हुई सैलरी वाकई मुझे आजादी खरीद कर दे रही है या सिर्फ बड़ी जिम्मेदारियां और बड़े बिल्स? क्या मैं पैसे को कंट्रोल कर रही हूँ या पैसा मुझे चला रहा है? इस सवाल का जवाब ही इस भ्रम को तोड़ने की पहली सीढ़ी है। आपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की बात की और मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये इतना खतरनाक क्यों है? ये तो बहुत नेचुरल लगता है कि ज्यादा कमाएंगे तो बेहतर तरीके से रहेंगे। नेचुरल तो है, लेकिन ये दौलत का एक खामोश दुश्मन है। ये धीरे धीरे आपकी भविष्य की दौलत को खा जाता है। सोर्स में कुछ सटीक उदाहरण है। पहले इकोनॉमी क्लास में सफर करना ठीक था, अब बिजनेस क्लास जरूरी लगता है। हाँ। और हम इसे आई डिजर्व इट या मैं इसके लायक हूं वाली सोच से जस्टिफाई करते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? समाज का दबाव बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके सारे दोस्त यूरोप में वेकेशन पर जा रहे हैं या लेटेस्ट फोन खरीद रहे हैं तो खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एक वित्तीय फैसला नहीं, एक सामाजिक फैसला भी बन जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो इस जाल का सबसे मजबूत धागा है, सामाजिक मान्यता। जब आप नई कार खरीदते हैं तो लोग बधाई देते हैं। बड़ा घर लेने पर आपकी सफलता की तारीफ होती है। कोई ये नहीं कहता कि वाह, तुमने इतनी भविष्य की आजादी का कितना बड़ा हिस्सा इस कार की ईएमआई में गिरवी रख दिया है। हाँ, ये तो कोई नहीं कहता। इस प्रक्रिया में हम अनजाने में अपनी स्वतंत्रता को आराम से और भविष्य के विकल्पों को वर्तमान के आनंद से बदल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सोच बचत केंद्रित होने के बजाय खर्च केंद्रित हो जाती है। हम ये नहीं सोचते कि सैलरी में से पहले कितना बचाना है। हम ये देखते हैं कि सब खर्चों के बाद महीने के अंत में कुछ बचा या नहीं। और ज्यादातर समय
कुछ नहीं बचता, दोनों को कुछ एक नहीं जैसी बचता। चुनौती और एक जैसे बिल्कुल। साधन दिए गए और हैं। ये दो अलग अलग मानसिकताएं एक हैं। सोचता है ये बहुत सोर्स के मुश्किल है, मुताबिक मेरे पास एक मानसिकता पूछती है मेरी सैलरी से मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ, जबकि दौलतमंद मानसिकता पूछती है क्या ये चीज मुझे आर्थिक रूप से आजाद बनाएगी या और बांधेगी। ये एक छोटा सा बदलाव है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। तो लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना एक बात है, लेकिन मुझे लगता है असली प्रॉब्लम तो पैसे कमाने के तरीके में ही है। हम सब एक ही मॉडल पर चल रहे हैं, जब तक काम करोगे तब तक पैसा मिलेगा। सोर्स में से टाइम फॉर मनी ट्रैप कहा गया है। एक सीलिंग होगी, एक लिमिट। हाँ एक लिमिट। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, आप अपना समय ही बेच रहे हैं। और इसका एक और मतलब है कि आप रिप्लेसेबल हैं, आपकी जगह कोई और भी वो काम कर सकता है। एग्जैक्टली और इसीलिए बीमारी, नौकरी छूटना या कोई पारिवारिक इमरजेंसी मिडिल क्लास के लिए सिर्फ एक स्वास्थ्य या करियर का झटका नहीं होता, ये एक पूरी वित्तीय आपदा बन जाती है। क्योंकि जिस दिन आपने काम करना बंद किया, इनकम का नल भी बंद हो गया। दौलत बनाने का रास्ता इस मॉडल से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर सोच में किस तरह के बदलाव की जरूरत है? एक आम सैलरीड प्रोफेशनल इस मॉडल से बाहर कैसे सोचना शुरू कर सकता है? सोर्स के अनुसार सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं और कितने घंटे काम कर सकता हूँ या मुझे कितनी सैलरी हाइक मिल सकती है। असली सवाल ये होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ जो मेरे बिना भी काम करे और मेरे लिए वैल्यू पैदा करे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? ऐसा कुछ बनाना जो मेरे बिना भी काम करे, ये क्या हो सकता है? इसका सीधा संबंध है संपत्ति मतलब एसेट्स, सिस्टम्स और बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने से। और सिस्टम बनाने का मतलब ये नहीं कि कोई फैक्ट्री लगानी है। आज के डिजिटल युग में ये बहुत आसान हो गया है। इसका मतलब हो सकता है एक छोटा ऑनलाइन कोर्स तैयार करना जो आपके सोते हुए भी बिकता रहे, या फिर एक ऐसा ब्लॉग या यूट्यूब चैनल बनाना जो एफिलिएट इनकम से पैसे कमाए, या फिर एक स्टॉक पोर्टफोलियो जो आपको डिविडेंड दे रहा हो। बिल्कुल, ये वो चीजें हैं जो आपके समय से आजाद होकर काम करती हैं। यहाँ पैसा आपके समय से नहीं बल्कि आपके मालिकाना हक मतलब ओनरशिप से जुड़ा होता है। ओनरशिप, ये शब्द बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अक्सर ओनरशिप को गलत समझ लेते हैं। सोर्स में एक और खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट की बात की गई है, महंगी चीजों को संपत्ति मतलब एसेट समझ लेना, जैसे हमारा बड़ा घर, हमारी नई कार। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें लगता है कि हमने 50 लाख का घर और 15 लाख की कार खरीदकर 65 लाख की संपत्ति बना ली, लेकिन सोर्स इसे बहुत सरल शब्दों में समझाता है। संपत्ति या एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और दायित्व या लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बिल्कुल। अब इस परिभाषा के हिसाब से सोचिए, हमारा घर जिसकी हम ईएमआई भर रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो वो तो लायबिलिटी हुई, एसेट नहीं। एग्जैक्टली। और हमारी कार भी पेट्रोल, बीमा, सर्विस के खर्चों के साथ एक लायबिलिटी है। जब तक कि वो घर आपको किराया ना दे रहा हो या वो कार आपके लिए इनकम न कमा रही हो। बिल्कुल। और यहाँ पर एक बड़ा विरोधाभास है। समाज इन लायबिलिटीज का जश्न मनाता है। नई कार पर बधाई मिलती है, बड़े घर पर स्टेटस बढ़ जाता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इन चीजों ने आपकी मासिक स्वतंत्रता को कितना कम कर दिया है। वाओ, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मासिक स्वतंत्रता मतलब हर महीने वो पैसा जो किसी ईएमआई या बिल के लिए बंधा हुआ नहीं है। बिल्कुल। दौलत का असली पैमाना बैंक बैलेंस नहीं बल्कि हर महीने की आजादी है। और यहीं पर अमीर और मिडिल क्लास की सोच का फर्क साफ दिखता है। सोर्स के मुताबिक मिडिल क्लास पहले लायबिलिटीज खरीदता है, घर, कार, गैजेट्स, और फिर पूरी जिंदगी उन लायबिलिटीज को चुकाने के लिए मेहनत करता रहता है, यानी एसेट्स बनाने के लिए काम करता है। हाँ, जबकि अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, और जब उन एसेट्स से आने वाला कैश फ्लो इतना हो जाता है कि वो उनके खर्चों को उठा सकें, तब वो लायबिलिटीज खरीदते हैं। उनका एसेट उनकी लायबिलिटी का खर्च उठाता है। तो ये सिर्फ एक वित्तीय गलती नहीं है, धीरे धीरे ये लायबिलिटीज हमारे लिए भावनात्मक रूप से भी जरूरी हो जाती हैं। लोग क्या कहेंगे का डर सही वित्तीय निर्णय लेने से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और ये ब्लाइंड स्पॉट एक आरामदायक जेल बन जाता है। बिल्कुल। और ये हमें इस ट्रैप के सबसे गहरे हिस्से तक ले जाता है, डर। हाँ, डर, नौकरी छोड़ने का डर, पैसा खोने का डर, कुछ नया करने का डर,
जोखिम लेने का डर। ये डर हमें एक तथाकथित सुरक्षित रास्ते पर बनाए रखता है। और समाज ने सुरक्षा की एक परिभाषा बना दी है। अच्छी डिग्री ले लो, एक स्थिर नौकरी पकड़ लो, नियमित सैलरी आएगी और जिंदगी सेट है। लेकिन ये विश्लेषण इसे एक भ्रम कहता है। आज के दौर में मंदी, ऑटोमेशन या कोई स्वास्थ्य समस्या इस स्थिर नौकरी के भ्रम को कभी भी तोड़ सकती है। फिर भी डर हमें कोई दूसरा रास्ता सोचने ही नहीं देता। और इस डर की वजह से मन में एक ही बात चलती रहती है, अभी सही समय नहीं है। हाँ, निवेश करने के लिए मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, कुछ नया सीखने के लिए मेरे पास समय नहीं है, अपना काम शुरू करने के लिए अभी मेरे पास पर्याप्त सेविंग्स नहीं है, और वो सही समय कभी नहीं आता। और यहीं पर दौलतमंद मानसिकता और मिडिल क्लास मानसिकता के बीच एक और मुख्य अंतर सामने आता है। सोर्स के मुताबिक दौलतमंद मानसिकता जोखिम से बचती नहीं है, बल्कि जोखिम का प्रबंधन मतलब मैनेज करती है। वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि मिडिल क्लास मानसिकता जोखिम से इतना बचती है कि वो सबसे बड़ा जोखिम ले लेती है। एक ही इनकम सोर्स पर पूरी तरह निर्भर रहने का जोखिम। बिल्कुल, ये सुरक्षा लंबे समय में उन्हें और ज्यादा असुरक्षित और निर्भर बना देती है। तो ये सब कुछ आकर एक बुनियादी गलतफहमी पर रुक जाता है, जो इस विश्लेषण का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हम ज्यादा कमाने को ही अमीर बनना मान लेते हैं। हाँ, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इस सोर्स में एक बेहतरीन उपमा का इस्तेमाल किया गया है। कमाना मतलब अर्निंग बारिश की तरह है, जब मौसम होता है तब होती है और फिर चली जाती है, ये अस्थायी है। जबकि दौलत मतलब वेल्थ एक समुंदर की तरह है, जिसे बूंद बूंद करके बनाया जाता है और जो बना रहता है, भले ही बारिश हो या ना हो। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो फिर कोई कमाने की मानसिकता से दौलत बनाने की मानसिकता की तरफ कैसे जाए? ये पूरी तरह से मानसिकता का खेल है। कमाने वाली मानसिकता पूछती है मैं अपनी सैलरी कैसे बढ़ा सकता हूँ, जबकि दौलत बनाने वाली मानसिकता पूछती है मैं किस चीज का मालिक बन सकता हूँ। ओनरशिप, बिजनेस में हिस्सेदारी का ओनरशिप, रियल एस्टेट का ओनरशिप, स्टॉक्स का ओनरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ओनरशिप। मालिकाना हक ही दौलत की असली जड़ है, सैलरी नहीं। और शायद इसीलिए ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, क्योंकि सैलरी हर महीने आती है, ये एक तुरंत मिलने वाला इनाम है, जबकि दौलत बनाने में धैर्य, अनुशासन और समय लगता है। इसका नतीजा तुरंत नहीं दिखता। बिल्कुल, ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन का खेल है। सोर्स का अंतिम संदेश यही है कि हमें अपनी कमाई को एक लक्ष्य मतलब गोल की तरह नहीं, बल्कि दौलत बनाने के एक साधन, एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। कमाई आपको जिंदा रखती है, लेकिन दौलत आपको आजाद बनाती है। जिस दिन ये फर्क हमें गहराई से समझ में आ जाता है, उसी दिन इस मिडिल क्लास ट्रैप का आखिरी और सबसे मजबूत ताला टूटना शुरू हो जाता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से यह साफ है कि मिडिल क्लास ट्रैप किसी एक बड़ी गलती का नतीजा नहीं, बल्कि हर रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों और हमारी गहरी मान्यताओं का नतीजा है। आय को ही सब कुछ मान लेना, लाइफस्टाइल को सफलता का पैमाना समझना, समय के बदले पैसा बेचना, लाइबिलिटीज को एसेट्स मानना और डर को अपने निर्णय लेने देना। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जिस तरह ये जाल धीरे धीरे बनता है, उसी तरह इसे धीरे धीरे तोड़ा भी जा सकता है। समस्या मिडिल क्लास होने में नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास मानसिकता में फंसे रहने में है। जैसे ही इन पैटर्न्स के बारे में जागरूकता आती है, इस जाल की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। इस विश्लेषण ने हमें ये तो बता दिया है कि ये जाल क्या है और इसकी बनावट कैसी है। इसने हमें सोचने के लिए एक नया फ्रेमवर्क दिया है। हाँ, लेकिन ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस जाल को बनाने वाली कई जंजीरें हैं, डर, सामाजिक दबाव, आदतें, ज्ञान की कमी। सोचने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति के लिए उसकी अपनी जिंदगी में इनमें से सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है, और उस एक कड़ी को तोड़ने के लिए आज या इस हफ्ते वो सबसे छोटा पहला कदम क्या हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप पूरी जंजीर एक साथ तोड़ें, बस सबसे कमजोर कड़ी ढूंढिए और उसे तोड़ने से शुरुआत कीजिए।